Now in this lecture we will discuss what are the types of insulin. ठीक है, हमारे पास इंसुलिन की according to the formulation 5 types हैं. ठीक है, there is a rapid acting insulin, इसके नाम से आपको पता चल रहा है, short acting insulin, intermediate acting insulin, mixed and long acting. ठीक है. अच्छा, अब ये अकॉर्डिंगली हम पेशेंट की सिचुएशन डिपेंड करके उसको फॉर्मुलेशन लगाते हैं. रैपिड एक्टिंग ऑब्वियसली हम इसको ज़्यादातर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर लगाते हैं. ठीक है. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हमें चाहिए होती है फॉर टाइप 1 डायबिटीज स्पेशली, कि उनको हर खाने के से पहले इंसुलिन लगानी होती है ताकि जो वो खाना खा रहे हैं वो कंज्यूम हो जाए, क्योंकि उनकी बॉडी में तो सिरे से इंसुलिन मौजूद ही नहीं है. ठीक है, तो उनको खाने के साथ साथ इंसुलिन चाहिए. Intermediate acting insulin means that it acts a little bit longer than the short acting insulin. ठीक है. और मिक्स इंसुलिन के अंदर इन शॉर्ट एक्टिंग का और इंटरमीडिएट का कॉम्बिनेशन होता है. जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है 70-30 ह्यूमिलिन के नाम से इस तरह की वाइल्स में आती हैं. ठीक है, वो मिक्स इंसुलिन होती है. और या फिर वो क्लाउडी से उसकी प्रिपरेशन होती है मिल्की सी, तो दैट इज अ मिक्स इंसुलिन. और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो कि पेशेंट एक दफ़ा लगाए और उसका वो इफेक्ट पूरे दिन तक रहता रहे, यानी मुसलसल उसको लगानी ना पड़े इंसुलिन, लाइक इन टाइप 1 और टाइप 2. अक्सर इंसुलिन जो है वो अगर टाइप 2 पेशेंट को लगती है तो उनके अंदर जो है वो सुबह लगेगी नाश्ते से पहले, और नाश्ते के और खाना रात के खाने से पहले इंसुलिन लगती है, मिक्स इंसुलिन. और टाइप 1 पेशेंट को अक्सर शॉर्ट एक्टिंग हर खाने से पहले उनको लगानी पड़ती है. ठीक है. नाउ दिस यू आर सीइंग दिस ग्राफ ओवर हियर कि टाइप्स ऑफ इंसुलिन आपके पास कितनी है. ठीक है, उसका अपीयरेंस किस तरह से होगा, क्लियर, क्लाउडी, क्योंकि ये अपीयरेंस से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि इंटरमीडिएट है, ये रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है. ठीक है. और उसका इफेक्ट इनसाइड द ब्लड किस तरह से रहता है. जिस तरह ये रैपिड एक्टिंग है, लिस्प्रो. ठीक है. ग्लूसिन एंड एस्पार्ट नोवो रैपिड की पेन में ये मिलती है. लिस्प्रो बहुत कॉमनली यूज होती है. सब शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. और ये इस पीक फौरन से देगी, यानी पेशेंट ने जैसे ही इसको इंजेक्ट किया और फिर फौरन उसके 15 मिनट्स बाद मील ली, तो वो मील जो भी वो खाना खाएगा वो फौरन से कंज्यूम कर लेगी इंसुलिन, और वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगी. इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स में इसकी पीक आ जाती है, और 3 से 5 घंटे तक इसका ड्यूरेशन रहता है. ठीक है. और ऑनसेट इसका कब होना शुरू हो जाएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर. अगर 15 मिनट के बाद भी पेशेंट ने इंसुलिन लगा ली और उसने खाना नहीं खाया तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकता है, वो हाइपोग्लाइसेमिक में जा सकता है. ठीक है. और हाइपोग्लाइसेमिक के अगेन मैं आपको साइड एंड सिम्टम, जिसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. अगर उसकी शुगर डाउन हो रही हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी शुगर डाउन हो रही है. उसको स्वेटिंग होना शुरू होगी. ठीक है. उसके कंफ्यूजन होना शुरू होगी, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा कि मुझे भूख की वजह से. ठीक है. बॉडी के जो एक्शन पोटेंशियल हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाता है. पेशेंट की जब शुगर डाउन होना शुरू होगी तो वो लेथार्जी फील करेगा, कंफ्यूज फील करेगा, स्वेटिंग बहुत आएगी माथे के ऊपर. ठीक है. ये सारी निशानियां होंगी हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर. लेकिन मजे की बात ये होती है कि हर पेशेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइन आ रहे होते हैं. जरूरी नहीं कि किसी को अगर पसीना आए तो उसका हाइपो हो रहा है, नहीं. कुछ पेशेंट के जो है वो उसको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, दिल डूब रहा है. ठीक है. उसको पसीना बिल्कुल नहीं आता, तो इट इज ऑल्सो साइन कि आप, यानी कि अगर आपके घर में कोई हाइपरटेंशन का और ग्लूको डायबिटीज का पेशेंट है तो आपके घर में 2 अपैरेटस जरूर मौजूद होने चाहिए, एक हाई ग्लूकोमीटर और स्पिग्मोमैनोमीटर. ठीक है. क्योंकि आप पेशेंट को कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ वो डिफाइन कर रहा है कि मेरा दिल डूब रहा है, बहुत घबराहट हो रही है. ठीक है. पसीना आ रहा है, मेरा दिल मतली आ रही है बहुत. ठीक है. या पैरों में दर्द हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट बताएं तो आप सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, फिर ग्लूकोज चेक करें. ठीक है. ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जाएं, काउंसलिंग करें, उससे पूछें कि क्या खाया था क्या नहीं. ठीक है. क्या मसला है. लेकिन ये 2 चीज़ें सबसे पहले हमें पेशेंट की वाइटली चेक करनी चाहिए. अच्छा, देन इंटरमीडिएट एक्टिंग जो कि
क्लाउडी अपीयरेंस शो करती है। इसमें आपके पास एनपीएच इंसुलिन है, ठीक है। और इसका साइट ऑनसेट 1 से 3 घंटे के दौरान इसका असर आना शुरू हो जाता है। और मतलब 1 से 3 घंटे तक इसका असर रहता है बॉडी में। और पीक टाइम इसका 5 to 8 आवर्स, नहीं, ऑनसेट ऑफ एक्शन कब ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पीक एक्शन इसका 5 घंटे के, यानी लगाने के 5 घंटे पे इसका सबसे ज्यादा पीक आएगा, 5 to 8 आवर्स तक। और ये डिपेंड अगेन करेगा ना पेशेंट की प्रोफाइल पे। रेंज इसलिए दी गई है कि हो सकता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ही हेल्दी हो, उसमें एडिपोज टिश्यू हो, तो उसके रिलीज होने होते तक कुछ टाइम लगता है, किसी के इफेक्ट आने तक टाइम लगता है, ठीक है। और ड्यूरेशन इसका अप टू 18 आवर्स रहता है। यही इंटरमीडिएट एक्टिंग ही इंसुलिन ज़्यादातर यूज़ होती है, ह्यूमिलिन और एनपीएच ह्यूमिलिन के नाम से, जो कि पेशेंट 2 टाइम्स अ डे या 1 टाइम्स अ डे 2 टाइम्स मोस्टली पेशेंट लगाते हैं, ताकि उनकी एक पीक मेंटेन रहे बॉडी के अंदर। और स्लो एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सबसे कॉमनली गार्डरीन यूज हो रही है, लेंटल्स, ठीक है, डिटमर, जिस जो वो भी अगेन क्लियर होती है विथ अपीयरेंस। और इसका एक बिल्कुल लीनियर इक्वेशन बनती है, लीनियर लाइन बनती है इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। 90 मिनट्स में इसका असर आना शुरू हो जाता है, पीक कोई नहीं होता, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसकी 24। ये बहुत ही अच्छी गाल्ड्रीन जो है ना, ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। लेकिन अगेन ये हम पेशेंट की उसके ऊपर देते हैं कि अगर पेशेंट उस हैंडल नहीं कर सकता, बहुत ओल्डर पेशेंट है, ठीक है, या उसका खाना पीना बहुत कम है, तो फिर हम उसको ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इस वाली इंसुलिन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के ये जो लेंटल्स है, ठीक है, ये लोग क्लेम करते हैं या गार्डरीन की, कि हमारी इंसुलिन की जो फॉर्मुलेशन है वो ऐसी है जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, ये पीक नहीं देती, स्पाइक्स नहीं देती, कि जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत अर्ज हो कि वो कुछ, उसको कुछ एनर्जी चाहिए, उसको कुछ खाना है, ठीक है। यू कैन सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑल्सो, ठीक है, कि ये रैपिड एक्टिंग देगी, फौरन से इफेक्ट अपना देगी, पीक है, इसकी पीक लाइन जल्दी आएगी। देन दिस रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, रैपिड एक्टिंग आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में लगती है। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग का ग्राफ अगेन पीक में आएगा, और ये टाइप 1 में बहुत ज़्यादा यूज हो रही होती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसका एक हाइपरबोलिक पार्ट बनता है, और ये गेस्टेशनल डायबिटीज में या टाइप 2 के अंदर बहुत हम यूज कर रहे होते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग या इंटरमीडिएट, इनकी कॉम्बिनेशन भी कभी यूज होती है, ठीक है, तो पेशेंट के अंदर, ताकि वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहे। और लॉन्ग एक्टिंग हम ओल्डर पेशेंट के अंदर, या बहुत अर्ली जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर टाइप 1 की डायबिटीज इंड्यूस होती है, तो उसमें भी हम ये यूज करते हैं, ठीक है। नाउ according to, yeah, you can see this, these are the pens which are available for on with insulin formulation, ठीक है। और रेगुलर इंसुलिन, ये सारे इनके ब्रांड नेम है, ह्यूमलॉग, नोवो रैपिड, फ्लेक्स पेन, एक्ट्रापिड, ये बहुत अब बहुत कॉमनली यूज होना शुरू हो गई है ये सारी इंसुलिन। ओके, अच्छा, इसमें हम आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बस ये होनी चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप्स हैं, ठीक है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंसुलिन की क्या होगी इनसाइड द ब्लड, इसको ऑनसेट कब आएगा, पीक कब आएगा, ड्यूरेशन कब आएगा, ठीक है। ताकि जब ये पता चीजें होंगी तो उसी हिसाब से आप पेशेंट की डाइट को कंट्रोल कर सकोगे, और उसको हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया से बचा सकोगे, ठीक है। अदरवाइज अब जैसे इसमें जो इंफॉर्मेशन है विथ रिस्पेक्ट टू के आपको किस तरह से उसको इंजेक्ट करना है, कब कब इंजेक्ट करना है, जैसे रैपिड एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंजेक्ट 10 to 15 मिनट्स बिफोर मील टाइम, टिपिकली यूज इन कंजक्शन विथ लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन, के साथ मिला के यूज करते हैं। इंजेक्ट एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स बिफोर मील टाइम, शॉर्ट एक्टिंग, ये ज़्यादातर पेशेंट, जो रैपिड आप देख रहे हो ये इनसाइड हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ प्रॉपर टाइमिंग पे हो रही होती है। और जब हम पेशेंट को रिलीज कर देते हैं और कहते हैं कि आप घर में अपना इंसुलिन शॉट्स लें और उसको रेगुलर रेगुलर करें, तो वहाँ पे हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे होते हैं, क्योंकि उसका लीस्ट 20 to 30 मिनट्स बिफोर
मील टाइम लगाते हैं, हम आधे घंटे का मार्जिन देते हैं कि जब तक पेशेंट, हो सकता है कि खाना पीना थोड़ा इतना डिले हो जाए। ठीक है, हॉस्पिटल्स में हम रैपिडली ही यूज करते हैं ताकि उसका इफेक्ट फौरन से आना शुरू हो। और जो इंटरमीडिएट है, अगेन ट्वाइस डेली, सुबह और रात को यूज हो रही होती है, ऑफन कंबाइन विद रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में। और लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि कॉम्बिनेशन में यूज़ हो, ये डिपेंड कि पेशेंट की प्रोफाइल किस तरह की आ रही है, उसकी रीडिंग्स कैसे आ रही है, और वो खुद कितना अवेयर है इन सब चीज़ों से कि मुझे किस तरह से कंट्रोल करना है। जब अवेयरनेस नहीं होती, इतना पेशेंट लगता है कि ये इतना हैंडल नहीं कर पाएगा, तो अक्सर हम उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे लगा देते हैं, जो कि 24 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहता है। इफ़ नीडेड ऑफन कंबाइन विद रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अगर ज़रूरत पड़े तो। और या फिर उसको ह्यूमिलिन पे लगाते हैं, 70-30 जो मिलता है, जिसमें 70% लॉन्ग एक्टिंग होता है और 30 शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, और फिर उसको बिफोर मील टाइम ट्वाइस अ डेली यूज करना है, ये ज्यादा कॉमनली यूज होती है। अच्छा, इन ये जो एन अच्छा, इसके अंदर इंसुलिन के फॉर्मुलेशन के अंदर एक चीज यूज होती है, जिंक। Zinc is used to preserve its formulation। ठीक है, और इंसुलिन itself is an and having an antibiotic effect in nature। ठीक है, तो इसलिए इसके जो है वो साइड्स पे इंसुलिन की वाइल अगर रखी हुई हो या पेन रखा हुआ हो फ्रिज में, तो इसमें कोई फंगल ग्रोथ नहीं होती है या बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये itself इसके अंदर एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन फिर भी हम पेशेंट को बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन उसको वाइप करते हैं उस जगह को, ताकि मजीद वहाँ पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। लेकिन जो पेशेंट इतना कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सी चीजें ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि ये अगेन आप पेशेंट को बहुत ही कॉस्टली पड़ती है इंसुलिन को मैनेज करना। ठीक है, अच्छा। अब हम मैं बुक को भी देख लूं कि इसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, अबाउट व्हेन वी डिस्कस अबाउट एडवर्स रिएक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन मजे की बात कि इसकी कोई एडवर्स इफेक्ट्स इतने नहीं है, एक्सेप्ट द वेट गेन। ठीक है, एंड एक्सेप्ट द लिपिड डिस्ट्रॉफी, एंड लिपिड डिस्ट्रॉफी इज अगेन ड्यू टू द इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन की वजह से, नीडल की वजह से, इंसुलिन इटसेल्फ की वजह से नहीं। और वेट गेन ड्यू टू, जब हम इंसुलिन इसमें अक्सर वेट गेन आता है ऑलमोस्ट 5 kg का, यानी पेशेंट का जो करंट वेट है, तो 5 kg तक उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स ओके, क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के साइड इफेक्ट में आता है, लेकिन वो ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जो पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करे। हाँ, मोर देन 5 kg वेट होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हम पेशेंट को फिर उसको डाइट कंट्रोल और अस्फागोल इस तरह की चीज़ें देते हैं, ताकि उसका वेट बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज हो, क्योंकि फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन होती है ओबेसिटी की वजह से। ठीक है, और सबसे मेन जो साइड इफेक्ट उसका आ सकता है ड्यू टू द हाइपोग्लाइसीमिया, वो भी इस वजह से, क्योंकि अगर पेशेंट ने उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया, खाने से आगे पीछे उसके मील टाइम हो गया, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को अगेन आपने सुना होगा कि उनको 6 डिवाइडेड डोजेस में खाना खाना होता है ऑन टाइम, यानी बॉडी बिल्कुल ऑन टाइम चल रही होती है। देखो, अगर कोई चीज खुद से प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, तो ब्रेन के अंदर ये या बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि आपने जब भी खाना खाया तब इंसुलिन रिलीज हो गई और उसने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, सारे ग्लूकोज यूज्ड अप हो गए और ब्लड में ऐसा कोई ग्लूकोज नहीं मौजूद। ठीक है, लेकिन अब जब इंसुलिन नहीं बन रही और आप फिर भी कुछ खा रहे हो ऊपर से, तो आपको बाहर से इंसुलिन देनी है, इंसुलिन थेरेपी पे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मैनेज थिंग्स with respect to time, with respect to diet। ठीक है, एंड with respect to the dose of insulin। अगर ये तीनों चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, तो आपको ये साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया है, और फिर अगेन वेट गेन, क्योंकि एक चीज़ डिस्टर्ब होती है तो सारी चीज़ें चेन रिएक्शन में चलती हैं। इंसुलिन प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट, ये हमने अभी डिस्कस किया इसको। सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन का है, ये मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रिदम,
तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब पेशेंट का ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा हो तो बहुत से लोगों को स्वेटिंग हो रही होती है, ठीक है, चक्कर आना शुरू होते हैं, परेशानी होती है, घबराहट हो रही है, दिल तेजी से धड़क रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, वहां पे या फिर हाइपर सेंसिटिविटी विथ, ये तो खैर इंसुलिन का एक है, ये हाइपोग्लाइसीमिया का हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, ये इंसुलिन लिपिड डिस्ट्रॉफी एंड हाइपर सेंसिटिविटी इज अगेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। तो ये सारी चीजें हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आएंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज गेटिंग डाउन। और हाइपर सेंसिटिविटी आपको किसी भी ड्रग किसी भी चीज से हो सकती है, तो लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट अगेन वैरी करता है, जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को हो, ठीक है। अगेन नाउ रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग का जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हैं, इसको रीड आउट करिएगा, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, और जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो अगेन उस चार्ट पे लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन सी इंसुलिन आएंगी। हाँ, इसमें भी ग्राफ एक अच्छा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द नेम ऑफ इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग insulin preparation, Galderine is lower than that of human insulin, leading to precipitation। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ओके। नाउ दिस यू कैन सी इन दिस फिगर कि आप किस तरह से इंसुलिन की अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मुलेशन मैनेज करोगे पेशेंट को लगाना, ठीक है। जैसे एक कंडीशन आपके पास ये है जिसमें आप कभी ब्रेक, हर पेशेंट को ये हर मील से पहले, ठीक है, आप रेगुलर इंसुलिन इसको इन्फ्यूज कर रहे हो ब्रेकफास्ट लंच एंड सपर, एंड देन एट बेड टाइम यू इंड्यूस एनपीएच लॉन्ग इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि आपके पूरी रात का के लेवल ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल कर रहा है टिल फास्टिंग। एक केस में या तो आप इस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो लिस्प्रो एंड एनपीएच, दैट इज योर रैपिड एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग एंड योर एनपीएच लॉन्ग एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है, जिसमें एक ब्रेकफास्ट, ये अगेन विथ टाइप 1 के अंदर ये बहुत आइडियल सिचुएशन देता है कि आप हर खाने से पहले शॉर्ट एक्टिंग लगाओ, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर ये थेरेपी चल रही होती है। और जो टाइप 2 के पेशेंट हैं जो कि बोथ कॉम्बिनेशन में चलते हैं ड्रग प्लस इंसुलिन, तो उसमें हम वन टाइम इंसुलिन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह के पेशेंट इनको लिस्प्रो हर खाने से पहले शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, एंड एट बेड टाइम दे इंड्यूस विद गालड्रीन और डिटरमिनेट, जो कि एक लॉन्ग इफेक्ट देता है, कोई पीक इफेक्ट नहीं आता, और ये पूरा 24 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के आप कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चला सकते हैं इंसुलिन के। नाउ second class of drug after insulin is in synthetic amylin analog, which is indicated as adjuvant therapy with the insulin, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों के अंदर दी जा रही होती है, और ये डिले कर देता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को, डिक्रीज पोस्ट पेरिनेल ग्लूकोकॉन्स्टिपेशन, इम्प्रूव। अच्छा, एक्चुअली हम रैंडम जो लेते हैं, ठीक है, हर खाने के 2 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप चेक कर लेना आपका रैंडम कितना है। तो ये 2 घंटे का फिगर कहाँ से आया, ठीक है, वो ये क्यों कहते हैं कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो हमने एक प्रिडिक्ट किया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन का गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, यानी पेट खाली होने का दौरानिया, जो जब भी वो कुछ खाए और उसका पेट कितनी देर में खाली होता है और सारी चीजें इंटेस्टाइनल लेवल पे आ जाती हैं, वो है 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटे के दौरान उसका वो पेट खाली हो सकता है, तो इसीलिए हम पेशेंट को कहते हैं अक्सर कि आप इस तरह की चीज खाएं जो कि देर से, यानी आपकी स्टमक फुलनेस रहे, ठीक है, पेट भरा भरा रहे, पेट भरा भरा रहेगा, स्टमक फुलनेस रहेगी, तो पेशेंट को अर्ज नहीं होगा कि वो कुछ और मजीद चीजें खाए, ठीक है, भूख कम लगेगी, खाना डाइट कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाएंगे। तो हेल्दी डाइट पैटर्न को अपनाना होता है इन डायबिटीज। तो सिंथेटिक अमाइलिन एनालॉग अगेन इट डिलेज द गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, और फिर वहाँ पे स्टमक फुलनेस आती है जिसकी वजह से
पेशेंट को अर्ज नहीं होता टू ईट मोर थिंग्स। लेकिन ये एनालॉग इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं है हमारे ट्रीटमेंट रेजिमेन में पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगेन इसके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर पेशेंट ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करेगा। पामलिटिनाइन ये डायरेक्टली ग्लूकोज पे इफ़ेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ स्टमक के ऊपर काम करता है, उसकी एम्पटिंग को डिले कर देता है। तो पेशेंट को भूख नहीं लगती, लेकिन उसका शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है, उसको ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा होता है, उसको फील होता है कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन उसको भूख की वो सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। नाउ इंसुलिन के अलावा हमारे पास अब ओरल एजेंट्स आ जाती हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जो हम ज़्यादातर टाइप 2 के पेशेंट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हम टाइप 2 पेशेंट आना शुरू होते हैं तो उनके अंदर हम फर्स्ट डाइट कंट्रोल कराते हैं, एक्सरसाइज, एंड देन वी गो टूवर्ड्स ओरल एजेंट्स। ओरल एजेंट्स भी एक्शन प्रोड्यूस करना छोड़ दें तो फिर इंसुलिन, या पेशेंट कंप्लाइंस अच्छा ना हो, वो दवाइयाँ भूल रहा हो, डाइट सही नहीं कर रहा हो अपनी, ठीक है, मतलब वो मीठा परहेज नहीं कर रहा हो, तो फिर हम उसको इंसुलिन पे ले आते हैं ताकि उसकी बाकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। ठीक है, तो फर्स्ट इन ओरल एजेंट्स वी हैव इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स। इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स नाम से पता चल रहा है, सिक्रीटागॉग्स, दे फोर्स द बीटा सेल टू सिक्रीट इंसुलिन। ठीक है, यानी पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो बीटा सेल्स मौजूद है, इंसुलिन कुछ ना कुछ तो बन रहा है, लेकिन इतना ज्यादा मिकदार में नहीं बन रहा। तो फिर वहां पे हम ओरल सिक्रीटागॉग देंगे कि वो कुछ बीटा सेल्स को एक्टिवेट करे, स्टिमुलेट करें कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करें। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग आ जाती हैं, दैट इज सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज जिसके अंदर आपके पास ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्लोराइड, ठीक है, ये टोलब्यूटामाइड, ये सारी ड्रग्स आती हैं, जी से ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं drugs. ठीक है, they they come as insulin secretagogue because they promote insulin release from the aisles of Langerhans cells of pancreas, जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, टोलब्यूटामाइड, ग्लोबिराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, इनका मेन जो अच्छा पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। दे इंक्लूड स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम, ये अभी हमने बात की, बाय ब्लॉकिंग द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स रिजल्टिंग इन डीपोलराइजेशन एंड कैल्शियम इनफ्लक्स। कैल्शियम इनफ्लक्स होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा किसी भी चीज, किसी भी मसल का। पैनक्रियास भी एक मसल फॉर्मेशन है। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे किसी भी चीज को आपको सिक्रीट आउट कराना हो, जैसे स्पंज है, स्पंज के अंदर से आपको पानी निकालना है, तो आप उसको एक्सक्रीट, उसको दबाओगे, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मेन बॉडी के अंदर क्या चाहिए, कैल्शियम। ठीक है, आपके सारे जो चैनल्स मौजूद हैं उन सेल मेम्ब्रेन पे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो सारे एक्टिवेट होंगे। एक्शन पोटेंशियल अगेन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से वो दबेगा, पैनक्रियास सेल स्क्वीज आउट होंगे और फिर वो इंसुलिन को एक्सक्रीट करेंगे। हार्मोन का तो आपको पता है ना, यही एक मेन फर्क है कि हार्मोन एक्सक्रीट होते हैं, स्पंज की तरह रिलीज होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं विदाउट डक्ट्स। ठीक है, और रिडक्शन इन हेपेटिक, दूसरा मैकेनिज्म इसका रिडक्शन इन हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। हेपेटिक जो लिवर के अंदर ग्लूकोज बन रहा है, वहाँ उसकी प्रोडक्शन को ये रोकेगा, कम करेगा, ताकि पैनक्रियाज ही मुसलसल एक्टिवेटेड रहे। ठीक है, और इंक्रीज इन पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी, ऑब्वियसली जो उसके रिसेप्टर्स हैं उन पेरिफेरल पे मौजूद है इंसुलिन के, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। अब आप ये देख लो कि मुसलसल सल्फोनाइल यूरिया जो है वो मुसलसल काम कर रहा है इंसुलिन की प्रोडक्शन पे, यानी ये खाने से, ये ड्रग लेने से लाजमी आपकी इंसुलिन का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एडवर्स इफेक्ट निकालो। इंसुलिन का अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो क्या अर्ज हो रही है पेशेंट को, खाना खाने की, क्योंकि इंसुलिन है तो अब उसको ग्लूकोज भी लेके जाना है, तो पेशेंट का खाना खाना इज नेसेसरी। अगर वो नहीं खाता, मील प्रॉपर टाइम पे नहीं लेता इस दवाई खाने के बावजूद, तो ही में अंडरगो हाइपोग्लाइसीमिया, उसकी मुसलसल ग्लूकोज लेवल डाउन हो सकता है। ठीक है,
या फिर एक अच्छा मेंटेन हो, उसके जो है वो मेंटेन हो सकता है, वो खाना खाएगा अच्छे तरीके से तो वेट गेन बहुत सी चीज़ों के अंदर आपके एक एडवर्स इफेक्ट में इसलिए आता है क्योंकि इट लीड्स टुवर्ड्स अदर कॉम्प्लिकेशन। तो हम इस हमने इसका एक स्टैंडर्ड रख लिया कि 5 kg से ज़्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, चिकनाई का जमना, लेजीनेस, एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है वेट गेन की वजह से, आपके बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, ओबेसिटी की तरफ पेशेंट जा सकता है। ठीक है, तो आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से आपने इसका साइड इफेक्ट निकाला। ठीक है, और इसमें भी इसी तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। इट कॉज वेट गेन, हाइपर इंसुलिनीमिया कह लो या हाइपोग्लाइसीमिया कह लो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, these drugs should be used with caution in patient with hepatic and renal insufficiency because in hepatic it becomes metabolized और रीनल के इस वजह से क्योंकि रीनल के थ्रू पास आउट होता है, because delayed excretion of drug resulting in its accumulation and may cause hypoglycemia। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सक्रीट आउट प्रॉपरली नहीं होगा रीनल इम्पेयरमेंट के अंदर, इसकी एक्यूमुलेशन होगी, अगेन मॉलिक्यूल अपना एक्शन प्रोड्यूस करता रहेगा और हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक रहेगा और उसका ब्लड लेवल, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता रहेगा। ओके, और स्पेशली जो ड्रग है जैसे ग्लाइबराइड जो है हैज मिनिमल ट्रांसफर अक्रॉस द प्लेसेंटा, इट इज सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन हम प्रेगनेंसी में अब इंसुलिन थेरेपी को ही फोकस करते हैं ज़्यादातर, चाहे किसी भी ओरल ड्रग वो सेफ क्यों ना हो, हम उसको अवॉइड करना ही पसंद करते हैं डॉक्टर्स अब आजकल। ठीक है, नाउ द अदर क्लास ऑफ ड्रग इज, अच्छा, अदर क्लास ऑफ ड्रग इज मेलिक्टिनाइड एनालॉग। मेलिक्टिनाइड का भी जो मैकेनिज्म है वो सल्फोनाइल यूरिया से मिलता जुलता है, इन द सेंस के सल्फोनाइल, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सल्फोनाइल यूरिया ब्लॉक्स द पोटेशियम चैनल। ठीक है, पोटेशियम चैनल्स पे ये एक्ट करता है, तो इसी तरह से मेलिग्निटिनाइड भी इंक्रीज कर देता है पोटेशियम चैनल की सेंसिटिविटी को, जिसकी वजह से वो एटीपी सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, और ये फिर अगेन बस इसमें मेलिक्टिनाइड्स में ये इम्पॉर्टेंट फ़र्क है कि इसका एक्शन जो है वो रैपिड ऑनसेट है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो हम इस वाली ड्रग को उन पेशेंट के अंदर देंगे जब उनको खाना खाने के बाद अपनी ड्रग को जो है वो ग्लूकोज को मेंटेन करना हो, यानी उन्होंने खाना खा लिया बस पेट भर के, अब उनको अपना ग्लूकोज लेवल कम करना है, तो हम मेलिक्टिनाइड देंगे जिसकी वजह से उसका रैपिड ऑनसेट आएगा। ठीक है, अगेन ये भी पैनक्रियास इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा थ्रू द पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, थ्रू पोटेशियम चैनल्स, और इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट है, जल्दी से ये रिलीज हुआ, इसने ग्लूकोज कंज्यूम किया और पेशेंट के लेवल्स को नॉर्मल कर दिया। लेकिन मसला ये है कि अगेन इसका एक साइड इफेक्ट जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो बहुत कॉज होगा, और इस ड्रग की दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन बहुत है, क्योंकि ये लिवर के अंदर साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम की वजह से मेटाबोलाइज होता है। तो जो ड्रग्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं तो वो इस ड्रग की एक्यूमुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, और फिर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाता है। और वो कौन सी ड्रग है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कोई एंटी फंगल ले रहा है, कीटोकिनाजोल, इट्रैकोनाजोल, जो अक्सर पेशेंट ले रहे होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट प्रोफाइलिंग। एरिथ्रोमाइसिन आपने देखा होगा, डॉक्टर पूछ रहे होते हैं कि आप कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और कोई, क्योंकि जिन ड्रग्स का इंटरेक्शन बहुत प्रोनाउंस है उनको हमें हैंडल कर, ये फार्मासिस्ट का ही काम है कि उस पेशेंट की पूरी प्रोफाइल चेक करे कि वो पिछली कौन सी ड्रग ले रहा है, न्यू कौन सी ड्रग ऐड की है, इन ड्रग्स का आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। ठीक है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अगेन एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लास की। ठीक है, may enhance the glucose lowering effect of repaglitide। ये repaglitide is a drug comes under melictinide analogs। ठीक है,
और ये या फिर वो ड्रग जो इस एंजाइम के लेवल को इंक्रीज कर रही हैं तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आने देंगी, इस ड्रग का इफेक्ट आने नहीं देंगी। फॉर एग्जांपल बार्बिटूरेट्स जो ओपियोइड ड्रग है, ठीक है, कार्बामेज़ेपिन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, रिफेम्पिन जो उसकी है ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है, ये सारी ड्रग इसका अपोजिट रिएक्शन देंगी। तो इस रिपेग्लिटिनाइड के बहुत सारे इफेक्ट्स इंटरेक्शन है, तो हम इसको बहुत ही इसका यूज जो है ना बहुत लिमिटेड हो जाता है इस वजह से। और दूसरा ये कि रिपेग्लिटिनाइड अगेन इंटरेक्शन शो करता है या उन पेशेंट के अंदर सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है जो कि लिपिड लोअरिंग ड्रग ले रहे हो, जिम फेब्रोजिल। लिपिड लोअरिंग ड्रग यानी लिपिड्स जो आपकी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकते हैं, या वो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, वो जिम फेब्रोजिल हाइपर लिपिडेमिक ड्रग है, ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, उसके साथ ही सिवियर इंटरेक्शन शो करता है। वेट गेन इसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम इस ड्रग को मेटफॉर्मिन के साथ मिला दें तो ये ज़्यादा एक्शन अच्छा प्रोड्यूस करेगा। मेटफॉर्मिन अगेन एक अदर क्लास ऑफ ड्रग है बिगिनवाइज में, जो हम आगे इसका जिक्र करेंगे, और या ग्लिटाजोन, ठीक है। इन दो ड्रग के साथ हम इसको मिलाएं तो ये अपना एक्शन अच्छा प्रोड्यूस करता है। तो अगेन अगर हमें ये देखना हो कि ड्रग की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है या ये दूसरी ड्रग्स के साथ अपना एक्शन ज़रा ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करेगा, तो ऑलमोस्ट हम उसको इतना ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि फिर उससे हमारे पास पेशेंट कंप्लाइंस नहीं आती, ठीक है। पेशेंट देखेगा कि यार मुझे 8-10 गोलियां खानी पड़ रही हैं, तो वहाँ पे पेशेंट कंप्लाइंस नहीं आएगी, स्ट्रेस से उसका वैसे ही डायबिटीज़ नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये इस लेकिन ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि अगर अचानक से आप ये नाम देखें रिपैग्लिड मेलिक्टिनाइड एनालॉग्स के ड्रग की, रिपैग्लिटाइड नाइड्स जिसके आखिर में लिखा होता है, तो इट मीन्स इट इज यूज फॉर डायबिटिक कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, दिस चार्ट एक्सप्लेन्स यू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग प्रेजेंट इन योर बॉडी। रिपैग्लिनाइड या नेटिग्लिनाइड ये शॉर्टर एक्टिंग है, जैसे हमने बात की थी, तो इनका 2 घंटे तक असर रहता है। ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्यूराइड, टॉलबिटामाइड दे कंसीडर एज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, और जिनका असर बहुत लंबा चलता है। ये अक्सर डॉक्टर्स ये वाली प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादातर ये ग्लिमिप्राइड प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने दिन में एक दफ़ा ले ली तो इसका असर 24 घंटे रहेगा, लेकिन आपको उसके साथ डाइट अपनी बहुत रेगुलर करनी पड़ती है, ठीक है। मेटफॉर्मिन का इफेक्ट 6 आवर्स तक रहता है बॉडी के अंदर। मेटफॉर्मिन बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करती है, एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। आपने कुछ भी खाया, ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को डिले कर देती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ग्लूकोज बन रहा होता है बॉडी में, जा रहा होता है ब्लड में, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन को डिले करती है। तो मेटफॉर्मिन हम अक्सर जो है वो आप ड्रग देखोगे कि ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में यूज हो रही होती है, और ये एज अ ओबीसिटी के अंदर भी यूज होती है मेटफॉर्मिन। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी हों, ठीक है, तो वो भी मेटफॉर्मिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनकी स्टमक फुलनेस रहे, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ना हो, उनको भूख ना लगे। तो मेटफॉर्मिन का जो मेन साइड इफेक्ट आता है वो ये कि ये भूख खत्म कर देती है। भूख खत्म करने की वजह से ये पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। तो लगता है कि ऐसे पेशेंट जो है वो को एक इफेक्ट आता है कि मैं दुबला हो रहा हूँ, मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि इट्स ऑल्सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अनकंट्रोल डायबिटीज, लेकिन ये ड्यू टू मेटफॉर्मिन होता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं होती, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन इसीलिए ओबीस पेशेंट के अंदर भी दी जा रही होती है ताकि उनका वेट लॉस हो। और प्लस मेटफॉर्मिन जो है वो कुछ लोग अपने आप को स्मार्ट करने के लिए भी ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्दर उनके अदर साइड इफेक्ट्स होना शुरू होते हैं। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस तरह की ड्रग्स फॉर स्मार्टनेस एंड ब्यूटी पर्पसेस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और फिर पायोग्लाइटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन अगेन मोर देन 24 आवर्स है। एक्ट्राबोज 6 आवर्स एंड मिग्लिटॉल 6 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। नाउ ओके, सम एडवर्स इफेक्ट ऑब्जर्व विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इन्होंने ओवरऑल बात की है कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, स्पेशली हाइपोग्लाइसीमिया जो सल्फोनाइल यूरिया के साथ बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ग्लिमेफ्राइड, ग्लिकाजाइड, ठीक है।
मेलिग्निटिनाइड्स भी अगेन इसी की तरह एक्शन शो करता है, तो इनका मेन साइड इफेक्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया। जीआई डिस्टर्बेंस इसका बड़ा इफेक्ट मजे का इस तरह से है कि ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट के अंदर आए, उनके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स इन ड्रग की वजह से भी और बिगिनोइड्स की वजह से भी इसका इफेक्ट आता है। जीआई डिस्टर्बेंस, पेट में दर्द होता है, ये हम पेशेंट को जब भी बिगिनोइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बिगिनोइड्स के अंदर आपकी मेनली मेटफॉर्मिन आती है, मेटफॉर्मिन क्लास ऑफ ड्रग यहाँ पे है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। मेटफॉर्मिन इससे याद रखना बिग बिग पीपल को दे रहे हैं, यानी जिनके अंदर वेट गेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनके अंदर हम मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इनका जीआई डिस्टर्बेंस आता है अगर पेशेंट टॉलरेट कर ले 2000 मिलीग्राम ऑफ मेटफॉर्मिन पे जीआई डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को नॉन कंप्लायंस होना शुरू होती है, अपर रीजन में पेन हो रहा होता है, काफी सिवियर भी चला जाता है ये, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, तो उसकी वजह से फिर ये डेली लाइफ रूटीन में प्रॉब्लम होती है। देन वेट गेन इज द अगेन द साइड इफेक्ट ऑफ सम सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली किस क्या मैकेनिज्म है वेट गेन का, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, पेशेंट को फील हो रहा है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं ना होने से बचाने की सूरत में उसको मुसलसल खाते रहना है ताकि उसकी ड्रग यूज अप हो, तो वहां पे फिर वेट गेन आता है। बिगिनोइड्स, नोजिया एंड अगेन जीआई डिस्टर्बेंस एंड थाइजोलिडिनोजोन्स, डायोन्स, इसमें रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये हेपेटिक उससे हेपेटिक वे से ये मेटाबोलाइज होते हैं। नाउ अनदर क्लास ऑफ ड्रग इज बिगिनोइड्स, अगेन इसके अंदर आपके पास मेटफॉर्मिन है, ठीक है, और इट इज नोन एज इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, नॉट इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स। अब ये आ गए इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स, वो दो हो गए, ठीक है, जिसमें आपके पास सल्फोनाइल यूरियाज एंड मेलिग्निटाइड्स है, जबकि इंसुलिन सेंसिटाइजर्स में आपके पास बिगिनोइड्स आता है, एक क्लास ऑफ ड्रग, और इसके नाम से पता चल रहा है कि ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, ताकि वो इंसुलिन को सेंस कर सके, यानी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन रिसेप्टर्स सही तरीके से एक्टिव नहीं है, वो सोए हुए हैं, तो उनको एक्टिवेट करना है, उनको सेंसिटाइज करना है, तो वहां पे ये आपके पास बिगिनोइड्स क्लास ऑफ ड्रग आएगी। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन, ठीक है, नंबर 1 कि इट रिड्यूस या इट डिलेज द हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, यानी हेपेटिक सेल्स को ये मना कर देता है कि अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज की ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन नहीं करो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फीलिंग नहीं आती कि आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए। अच्छा, सेकेंड यानी जो एनर्जी ऑलरेडी बन रही है वही इट इज यूजफुल। सेकेंड mechanism of action, it slows down the intestinal absorption of sugars and improve peripheral glucose uptake and utilization। जो हमने पहले बात की थी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को ये स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में नहीं आता, और हेपेटिक को भी ये एक इंफॉर्मेशन देता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करो, अभी ग्लाइकोजन नहीं चाहिए, ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है, तो फिर इस तरह से ये ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ वेरी A very important property of this drug is ability to modestly reduce hyperlipidemia, low density lipoproteins, ठीक है, LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और VLDL वेरी लो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन फॉल करता है, ठीक है, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को राइज करेगा। एच डी एल इज अ वेरी गुड लाइपो गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इसीलिए आप ये देखते हो कि मेटफॉर्मिन हम अक्सर पेशेंट को वैसे भी दे रहे होते हैं कि ताकि वो उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को अच्छा करें और वो उसके एब्जॉर्प्शन को बेटर करे, पेशेंट को फील ना हो, अर्ज ना हो टू ईट समथिंग, ठीक है, उसकी भूख को कंट्रोल करे, ये कह सकते हो आप लोग, और उस हेपेटिक रिड्यूस करे हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को, ठीक है। दिस में दीज इफेक्ट्स में नॉट बी पेरेंट, अच्छा 4 to शुरू में ये इसका इफेक्ट नहीं आता, आफ्टर 1 month ऑफ यूज इसका इफेक्ट आता है,
पेशेंट ऑफन लॉस वेट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एपिटाइट, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको फील नहीं हो रहा कि उसे कुछ खाना चाहिए, तो वेट लॉस होना शुरू होता है। ड्रग ऑफ चॉइस, मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन न्यूली डायग्नोज टाइप 2। हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि आप, क्योंकि मेटफॉर्मिन लेने से पेशेंट का डाइट भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, तो हम पहले पेशेंट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेटफॉर्मिन की थेरेपी। और इट मे बी यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एजेंट्स। काफ़ी ये मेटफॉर्मिन यूज़ हो रहा होता है दूसरी एजेंट्स के साथ, इवन इंसुलिन भी जो पेशेंट ले रहे हैं उनके साथ भी यूज़ हो रहा होता है, ताकि इंसुलिन की ज़्यादा डोज ना लगानी पड़े, उसकी डोज कंट्रोल में रहे, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया इसमें अकर नहीं होता। हाँ, उस सूरत में हो सकता है कि अगर आप इसको इंसुलिन के साथ इन कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ठीक है, तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, अदरवाइज उसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है। मेन साइड इफेक्ट इसके जो हैं वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट जीआई डिस्टर्बेंस में आता है। और इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटिक विद रीनल एंड हेपेटिक डिजीज, इसलिए जो एजेड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम एक सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिनिन लेवल्स जब आ रहे हो, यानी क्रिएटिनिन लेवल्स आपके पेशेंट के 11-10 अबव आ रहे हो, ठीक है, 11-14 इस तरह से क्रिएटिनिन आ रहा है, यानी किडनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे हम मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि वो रीनल को मजीद डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सिवियर इन्फेक्शन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इनमें क्योंकि इनका इसका इफेक्ट नहीं आएगा, इट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट इन दीज डिजीजेस। It should be used with caution in patients greater than 80 years of age. Why? Because all it's due to patient history, aging, क्योंकि हर ऑर्गन जो है वो अबव 80 आपके डिक्लाइन जारी होती है, हर ऑर्गन का फंक्शन, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अल्कोहल अब्यूज के अंदर हम इस ड्रग को नहीं देंगे। डायबिटिक्स बीइंग ट्रीटेड विद हार्ट फेलियर मेडिकेशन should not be given metformin because of increased risk of lactic acidosis। इसकी वजह से पेशेंट की थिनिंग ऑफ मसल्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने हार्ट, क्योंकि हार्ट फेलियर मेडिकेशंस जो हैं वो ऑलरेडी हार्ट को पंप कर रही हैं, ब्लड को सपोर्ट कर रही हैं टू ट्रांसफर ऑल ओवर द बॉडी। अब अगर आप मेटफॉर्मिन भी दे रहे हो, मेटफॉर्मिन का आपने जैसे मेन फंक्शन बताया था हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट मैकेनिज्म, इसका इस मैकेनिज्म की वजह से, क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी इतना नहीं दे पाता, और जब एनर्जी नहीं देगा तो हार्ट को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करना होगा, तो वहाँ पे हार्ट को स्ट्रेस पड़ सकता है, तो इसलिए हम मेटफॉर्मिन विद हार्ट फेलियर मेडिकेशन हम इसको यूज़ नहीं करना करते। जब उसको स्ट्रेस पड़ेगा तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड बनता है, जैसे एक्सरसाइज के दौरान पड़ता है, और पेशेंट के पूरी बॉडी पेन हो रही होती है, ओवरऑल मसल पेन हो रहा होता है। Metformin should be temporarily discontinued in patient undergoing diagnosis requiring intravenous radiographic contrast agent. Potential fatal lactic acidosis occur. Long-term use may be interfere with vitamin B12 absorption. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है कंटिन्यूस, तो उसकी B12 की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ओवरऑल शुगर की एब्जॉर्प्शन रुकी हुई है, ठीक है। तो शुगर की वजह से शुगर मॉलिक्यूल हेल्प आउट टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, जब वो ही कम है तो B12 की कमी होती है, और B12 की कमी की वजह से पेशेंट को एक बहुत कॉम्प्लिकेशन आने लगती है, जो वो कहता है कि मेरे बर्निंग सेंसेशन हो रही है हाथों की उंगलियों में, ठीक है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, ठीक है, या फिर ये पाँव के तलवे पे गरम फील होता है, जैसे किसी ने आग माचिस जला के रख दिया हो। ये ड्यू टू दिस ऑल सिम्टम्स ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी। अब समझ में आया कि ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज रहे हैं तो न्यूरोपैथी कैसे होगी, क्योंकि इट लीड टूवर्ड्स विटामिन B12 डिफिशियंसी। और वो किस तरह से होती है कि वो शुगर की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन खास तौर पे ले रहा हो, या फिर इसीलिए पेशेंट को हम बी कॉम्प्लेक्स साथ देते हैं। डायबिटिक पेशेंट को विटामिन के जो कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स, वो सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग